Good morning everyone. So in the last class we had already discussed 22 questions of your chapter number 3. So today we will discuss the next questions of this PDF. तो 22 हम डिस्कस कर चुके थे, 23rd हम आज स्टडी करेंगे. So 23rd क्वेश्चन है बच्चे, द फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया है. आपको कोई 3 पार्ट है जो बिल्कुल करेक्टली आपको आइडेंटिफाई करने हैं ऑप्शन से. ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर. सो ये आपका डायग्राम है. ठीक है, मैंने आपसे कहा डायग्राम, मैच द कॉलम, इस तरह के क्वेश्चंस को आप यहाँ पर ज़्यादा दिमाग ना लगाए बल्कि ऑप्शन से आपको उठाना है. तो पहले एक चीज़ देख ले, 1-2 चीज़ें जहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर हों. ठीक है, तो जैसे मैं इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर हूँ कि ये फनल शेप सी जो दिखा रखा है सी, ये इनफंडिबुलम है, मैं क्लियर हूँ. डी में बिल्कुल क्लियर हूँ, ये क्या है, फिम्ब्रिया है. तो या तो मैं इन दोनों ऑप्शन को ढूंढूं जहाँ पर सी आपका इनफंडिबुलम हो. देखो यहाँ सी फैलोपियन है, काट दो. सी इनफंडिबुलम है, ये कट गया. और यहाँ पर आपका डी फिम्ब्रिया, तो डी यहाँ ओविडक्टल फनल है, ये कट गया. 2 बचे. डी यहाँ पर इन फिम्ब्रिया है, सी इनफंडिबुलम है. यहाँ पर अब देखो इनमें सेम है. अब आते हैं एक और ऑप्शन आपको चूज करना है. या तो आप ई चूज कर लीजिए. ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट में ई दे रखा है और बी दे रखा है, जिस पे आप ज़्यादा श्योर हैं, या आप बी चूज़ कर लीजिए. तो यहाँ पर अगर इसमें आपको नॉलेज नहीं हो रही है कि ये लाइनिंग आपको एंडोमेट्रियम दी है, पेरीमेट्रियम दी है, क्या दी है, तो यहाँ पर आप क्या चूज़ करें, आप ई को उठा लें. आपको पता है ये आपकी जो कैनाल है, दिस इज सर्वाइकल कैनल. ओके, तो यहाँ सर्विक्स के लिए आपका ये यूज़ हो रहा है, काविक्स सर्विक्स जो भी बोलते हैं. तो यहाँ पर आपका ई उसके लिए है. और नीचे आपका जो है ये वजाइनल अपर्चर होता है, तो ये नीचे एफ जो है वो वजाइना है. इन दोनों ही ऑप्शन में खैर हमें एफ तो दिया नहीं है, ई हमें फाइंड आउट करना है. तो ई आपका क्या है, सर्विक्स. सो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द testes in humans are situated outside the abdominal cavity inside a pouch called scrotum. The purpose served is for. बहुत सिंपल सा है, आपको स्क्रोटम का फंक्शन बताना है कि स्क्रोटम में ही टेस्टिस क्यों है. तो सबने पढ़ा हुआ है स्क्रोटम में आपका टेम्परेचर बॉडी से 2 to 3 डिग्री लेस होता है. ठीक है, जो कि आपका स्पर्म डेवलपमेंट के लिए असेंशियल होता है. तो ऑप्शन में से पिक कर लीजिए अब ये स्टेटमेंट. पहला है एस्केपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन बाय द विस्ट्रल ऑर्गन, कि आपका जो टेस्टिस है वो किसी विस्ट्रल या सॉफ्ट ऑर्गन की वजह से कंप्रेस ना हो, बिल्कुल गलत. प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर, कि यहाँ पर स्क्रोटम में वो इसलिए ताकि एपिडिडाइमिस की ज़्यादा ग्रोथ हो सके, बिल्कुल गलत. प्रोवाइडिंग अ सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर, कि वो इसलिए है ताकि मेल सेक्स की अलग से पहचान हो पाए, कि उनका एक सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर है जो मेल में ही मिलेगा. तो ये भी गलत, कोई पहचान के लिए नहीं है. तो यहाँ पर डी ऑप्शन, मेंटेनिंग स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म. सो डी ऑप्शन आपका जो है बच्चा ये कंप्लीट है. मेंटेनिंग स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फॉर स्पर्म डेवलपमेंट इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन. ये भी बहुत ईजी है. सर्टोली सेल आपको पता है सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर ये सर्टोली सेल होते हैं और ये जर्म सेल होते हैं. जर्म सेल आपके गैमेट बनाएंगे, सर्टोली इन्हें नरिशमेंट देंगे. तो अब फाइंड आउट कर लीजिए कौन सी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है. पहला इन्होंने दिया ओवरी, ओवरी देखते ही काट दो क्योंकि सर्टोली आपका पार्ट है किसका, मेल का, तो ओवरी देखते ही कट गया. फिर है एड्रेनल कॉर्टेक्स है, तो किडनी की बात करने लग गए, गलत. फिर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये रख लेते हैं, सही है. पेनक्रियाज एंड सिक्रेट, अब पेनक्रियाज का नाम आते ही फिर से काट दो क्योंकि ये पार्ट ही किसका है, आपका सेमिनिफेरस ट्यूब या टेस्टिस का. तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, समाइरल प्लाज्मा जो है ह्यूमन मेल में वो रिच होता है.
सबको पता है। पहली चीज़ तो कैल्शियम तो उठाना ही है। कैल्शियम जो है वो मोबिलिटी जो है मूवमेंट की वो इंक्रीज करता है स्पर्म में। तो 2 ऑप्शन मैं देख लेती हूँ जहाँ पर आपका कैल्शियम हो। तो डीएनए है पहली चीज़, डीएनए, राइबोज, शुगर, इन दोनों को तो बिल्कुल ही काट दो, है ना। डीएनए का क्या काम है। देन आपका यहाँ पर कैल्शियम की 2 स्टेटमेंट है, मिल गई। अब शुगर कौन सी होती, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, शुगर फ्रक्टोज होती है, ठीक है। तो सेमाइनल प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम और इसके अलावा यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होंगे। ओके, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 29. The first movement of fetus and appearance of hair on its head are usually observed during. देखो 3rd मंथ प्रेगनेंसी के होते हैं तब SCG प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। वहाँ पर आपके सबसे पहले जो है हेड बन जाएगा बच्चे का, फिर हेड बहुत ज़्यादा आपका बड़ा होता है और बाकी पार्ट आपका छोटा होता है। तो फिर आपका 3rd मंथ के बाद 4th मंथ में क्या होता है, हेड की ग्रोथ स्लो होती है और बाकी जो पीछे वाला रीजन है इसकी ग्रोथ आपकी बढ़ना शुरू होती है, ठीक है। तो ये 4th मंथ में हुआ। 3rd मंथ में आपका क्या बन जाएगा, हेड बन जाएगा बड़ा सा और आपका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो छोटा होगा। फिर 4th मंथ में ये हेड की ग्रोथ थोड़ी कम होएगी और पीछे वाला जो है वो ग्रो होना शुरू होएगा। फिर 4th मंथ में भी यहाँ पर पूछा है, एक तो हेयर अपीयर होने चाहिए और दूसरा मूवमेंट। तो बच्चा जो मूवमेंट है फीटस वो 4th मंथ में भी दिखा देता है, लेकिन उन फीमेल्स में जो पहले से ही आपका सेकेंड टाइम या फिर आप कह सकते हो पहले ही डिलीवरी कर चुके हैं, यानी कि आपकी एक प्रेगनेंसी जो है अगर फीमेल में हो चुकी है, एक प्रेगनेंसी डन है, तो आपका सेकेंड टाइम 3rd टाइम तो वहाँ पर मूवमेंट मदर को वो 4th मंथ में भी दिख जाती है। बट 4th मंथ में आपका बॉडी हेयर नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो बॉडी हेयर है या फिर नहीं, बॉडी हेयर भी थोड़े बहुत दिख जाते हैं, बॉडी हेयर भी आपका 4th में बिल्कुल दिखना शुरू हो जाएंगे। पर यहाँ पर कंडीशन क्या, 4th मंथ में सिर्फ उन्हीं फीमेल्स को मूवमेंट ऑब्जर्व होएगी जो पहली बार प्रेग्नेंट हो चुकी होंगी। तो यहाँ पर 5th मंथ जो है, 5th मंथ में आपका मूवमेंट जो है वो ज़्यादा बेटर होती है और जो फर्स्ट टाइम मदर बन रही है उनमें भी आपको 4th मंथ में ऑब्जर्व नहीं होगी, 5th में होगी। तो मूवमेंट के लिए मैं फिक्स करती हूँ 5th मंथ। बॉडी हेयर आपके 4th में भी दिख जाते, तो मूवमेंट आपकी हो रही है 4th में, आपके बॉडी हेयर बन ही चुके होते हैं, दोनों चीज़ें हो रही है, ठीक है। देन आपका 6th मंथ में जो है उसकी बॉडी पर स्किन डेवलप होने लग जाती है और स्किन पर और बॉडी हेयर्स जो हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं। तो ये 6th मंथ में होता है, ठीक है। तो 3rd मंथ हमने पढ़ लिया हेड बनेगा बड़ा सा, 4th मंथ हमने पढ़ लिया कि हेड और पोस्टीरियर पार्ट डेवलपमेंट शुरू होएगी और अगर बहुत बार मतलब पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है फीमेल तो फिर वहाँ पर मूवमेंट भी दिख जाएगी। 5th मंथ में आपका मूवमेंट दिखेगी और बॉडी हेयर भी प्रेजेंट होंगे, 6th में स्किन बनना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हम किसे लेंगे, फिर 5th मंथ को लेंगे, क्योंकि 4th अगर आप लेंगे तो यहाँ पर मूवमेंट सिर्फ सेकेंड टाइम 3rd टाइम जो फीमेल बन रही है उन्हें ऑब्जर्व होगी, फर्स्ट टाइम फीमेल को 4th मंथ में मूवमेंट ऑब्जर्व नहीं होती है। Now the next question, which one of the following about human sperm is correct? इनमें से कौन सा ह्यूमन स्पर्म के लिए करेक्ट है। पहला है एक्रोजोम जो होता है वो कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर है जो कि यूज़ होता है पियर्सिंग और पेनिट्रेट करने के लिए एग में और इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये हेड था और ये आपका मिडिल पीस था और ये आपकी टेल थी। तो बिल्कुल एक्रोजोम ये पॉइंटेड ग्रेन्यूल जैसा स्ट्रक्चर होगा टिप पर और ये आपका पियर्सिंग और पेनिट्रेट करने में भी हेल्प कर रहा है और इसी की वजह से फर्टिलाइजेशन भी हो रही है। फर्स्ट एक बार हम रख लेते हैं। सेकेंड है स्पर्म लाइसिन इन द एक्रोजोम डिजोल्व द एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन। देखो दोनों स्टेटमेंट सेम है, लेकिन इस सेकेंड स्टेटमेंट में एक और टर्म ऐड हो गई कि स्पर्म लाइसिन जो एक्रोजोम में प्रेजेंट है, तो है तो दोनों सेम ही। यहाँ पर भी यही है, एक्रोजोम जो है वो स्ट्रक्चर पियर्सिंग और पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करेगा जिससे फर्टिलाइजेशन होगी। सेकंड भी यही है, एक्रोजोम जो है एग एनवेलप को डिसॉल्व करेगा यानी पियर्स करेगा और फर्टिलाइजेशन करेगा। बट एक और पॉइंट ऐड हो गया है, तो मैं यहाँ पर दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट अब किसको मानूँ, इसको, तो मैं इसको एक बार कट कर देती हूँ। अब नेक्स्ट है एक्रोजोम सेंसरी स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करता है जिसकी वजह से स्पर्म ओवम के पास जा पाता है। रॉन्ग, एक्रोजोम कोई सेंसरी स्ट्रक्चर नहीं है। देन एक्रोजोम का कोई फंक्शन नहीं होता है, अगेन रॉन्ग। तो यहाँ पर मैं राइट ऑप्शन बचा किसे सेलेक्ट करूँगी, बी को,
ठीक है, सो बी विल बी योर राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोरूला इन ह्यूमन इज करेक्ट। ह्यूमन के केस में मोरूला को लेकर क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर है कि इसमें ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म होता है एज इन अनक्लीव्ड जायगोट। बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया जायगोट जो होगा उसका साइज और मोरूला का साइज जो है वो सेम होता है, क्योंकि यहाँ पर क्लीवेज चल रही है, स्टार्टिंग में क्लीवेज हो रही है, और क्लीवेज में कभी भी साइज नहीं बढ़ता है, बस नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, यानी कि जायगोट डिवाइड होता जा रहा है, बट इसका साइज नहीं बढ़ रहा है। साइज नहीं बढ़ रहा है तो मैं कह सकती हूँ कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो आपका सेम है, ठीक है, साइटोप्लाज्म सेम है, बस यहाँ पर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल आप कह सकते हो बढ़ रहे हैं, और डीएनए कंटेंट बढ़ रहा है, डीएनए, ये दोनों चीजें बढ़ रही है, ठीक है, साइटोप्लाज्म सेम होगा। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता, नहीं, पहला ऑप्शन यहाँ तक तो सही है, बट मच मोर डीएनए, इन्होंने कहा बहुत ज्यादा आपका डीएनए होगा, ठीक है, इन्होंने कहा है कि साइटोप्लाज्म तो इक्वल रहेगा लेकिन डीएनए बहुत ज्यादा होगा, तो बिल्कुल हो सकता है कि बहुत ज्यादा डीएनए हो, क्योंकि डीएनए तो रेप्लिकेशन कर रहा है, मैं नहीं काटूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, इट हैज फार लेस साइटोप्लाज्म, इसमें बहुत कम साइटोप्लाज्म है, एज वेल एज लेस डीएनए, और कम ही डीएनए है अनक्लीव्ड जायगोट, यानी जो जायगोट था उसका साइटोप्लाज्म भी कम हो गया और डीएनए भी कम हो गया, तब मोरूला बना है। तो ये तो रिग्रेशन में जा रहे हैं डेवलपमेंट की जगह, तो ये स्टेटमेंट मैं बिल्कुल कट कर देती हूँ। देन इट हैज मोर और लेस इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एंड डीएनए, कि इसमें आपका इक्वल या ज्यादा साइटोप्लाज्म और डीएनए जो है वो मिलेगा, तो इस स्टेटमेंट को भी मैं काट देती हूँ, मोर और लेस एग्जैक्ट नहीं बताया है। देन इट हैज मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर डीएनए देन अनक्लीव्ड, इन्होंने कहा साइटोप्लाज्म भी ज्यादा है और डीएनए भी, तो बिल्कुल गलत, साइटोप्लाज्म तो बढ़ ही नहीं रहा है ना। तो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट ले लेती हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट में लूंगी कि ऑलमोस्ट इक्वल साइटोप्लाज्म है, अनक्लीव जायगोट जितना, और डीएनए जो है वो बढ़ रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज योर करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवरी, तो बहुत ईजी है, ये है फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरी है, तो इन्होंने कहा फैलोपियन ट्यूब का ये पार्ट जो ओवरी के पास है, तो ये पार्ट आपका क्या है, इन्फंडिबुलम, तो ये तो बहुत इजी था, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इन्फंडिबुलम। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आपका आएगा इस्थमस एम्प्यूलरी रीजन, इस्थमस एम्प्यूलरी रीजन, यानी कि मिडवे है आपका, किसका, मिडवे है फैलोपियन ट्यूब का, ठीक है। सो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन द अमाउंट ऑफ यॉक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एग विल अफेक्ट, मैंने आपको कहा था विटेलोजेनेसिस यॉक फॉर्मेशन होता है, और यॉक है, एक एग है जिसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस आपका यॉक है, ठीक है, ये एग क्लीव होना शुरू हुआ, ठीक है, मान लो यहाँ से नीचे से क्लीव हुआ, तो ऊपर तो इतना ज़्यादा यॉक नहीं था, खाली खाली सा था, तो ये जल्दी जल्दी क्लीव हो गया, लेकिन नीचे आपका बहुत ज़्यादा यॉक और साइटोप्लाज्म, बहुत ज़्यादा यॉक प्रोटीन है, तो यहाँ पर इसे क्रॉस होने में टाइम लगेगा ना, तो ये धीरे 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 क्लीव होगा, तो जितना ज़्यादा यॉक होता है उतना ही क्लीवेज जो है वो धीरे हो जाता है। तो इन्होंने कहा है कि अमाउंट ऑफ यॉक और उसका डिस्ट्रीब्यूशन एग में वो क्या अफेक्ट करता है, वो जायगोट की फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है, वो क्लीवेज के पैटर्न को अफेक्ट करता है, वो नंबर ऑफ ब्लास्टोमर को करता है, फर्टिलाइजेशन, तो वो नंबर ऑफ ब्लास्टोमर को नहीं कर रहा है। क्लीवेज के बाद जो सेल्स बनते हैं, जैसे 2 बने तो हम 2 ब्लास्टोमर करेंगे, तो ब्लास्टोमर पे थोड़ी फर्क पड़ रहा है, क्लीवेज होते टाइम फर्क हो रहा है कि जहाँ नहीं है वहाँ जल्दी 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 वो क्लीव हो गया, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस है वहाँ वो धीरे 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 क्लीव हो रहा है, तो ये आपका पैटर्न ऑफ क्लीवेज जो है उससे आपका अफेक्ट कर रहा है। सिंपल सी चीज़ है, एक रूम है खाली है, आप जल्दी से भागोगे, ठीक है, एक रूम है जहाँ पर बहुत सारे आपके हर्डल्स है, बहुत सारा सामान रखा है, तो आप धीरे धीरे देख देख के भागोगे कहाँ से भागना है, तो सिंपल सी वही चीज़ है ना। तो यहाँ पर पैटर्न ऑफ क्लीवेज को अफेक्ट करेगा अमाउंट का यॉक, अगर ज़्यादा है तो भी कम हो जाएगा, और जिस पोर्शन में ज़्यादा है वहाँ पर भी धीरे धीरे क्लीवेज होगा। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, अगर ये मान लो ये एग है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता,
तो यहाँ पर क्लीवेज जो है स्लो होता, ओवरऑल एग में स्लो होता, लेकिन आराम से एक जैसा जा रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट करेगा। देन नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीजन ऑफ नॉट अकरिंग रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। अगर फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं है तो क्या रीजन हो सकता है? देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर ना होने का रीजन डाइट भी हो सकता है, हार्मोन इम्बैलेंस भी हो सकता है, ओवम फर्टिलाइज ही ना हुआ हो ये भी हो सकता है। तो फर्टिलाइज नहीं होगा तो यहाँ पर जो है रीजन ऑफ नॉट अकरिंग, अच्छा अगर फर्टिलाइज ऑफ ओवम तो बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीजन ऑफ नॉट अकरिंग रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है। ठीक है, तो पहला है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, कि ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया है जिसकी वजह से रेगुलर साइकिल अब नहीं हो रही है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो आपको पता है ना कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो आगे जब तक आपका फर्टिलाइजेशन हो गया है, जायगोट बन गया है, तो आगे आपका एक जायगोट बना हुआ है तो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल नहीं होगी। तो बिल्कुल ये रीज़न हो सकता है कि ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया और जायगोट बन गया है, जायगोट बन गया है तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। देन है मेंटेनेंस ऑफ हाइपरट्रॉफिकल एंडोमेट्रियम लाइनिंग, कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग हाइपर होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हो, तो ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है कि इसलिए वो आपका ब्रेक नहीं हो रही है और मेंस्ट्रुअल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये रीज़न तो नहीं है। देन मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, बिल्कुल ये हो सकता है हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, कि हार्मोन आपका बहुत ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से इरेगुलरिटी आएगी। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, एक बार रख लेते हैं इसे भी हम। अब रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम, अब यहाँ पर आपका है कि कॉर्पस ल्यूटियम रिटेंशन, यानी कि अच्छा खासा कॉर्पस ल्यूटियम आपका डेवलप हो रखा है फीमेल बॉडी में। तो कॉर्पस ल्यूटियम है तो मीन्स आपका प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा तो एंडोमेट्रियम थिक होगी, एंडोमेट्रियम थिक है यानी कि वहाँ पर फीमेल प्रेगनेंसी के चांस है, प्रेग्नेंट हो रखी है तभी एंडोमेट्रियम थिक हो रही है। तो यहाँ पर बच्चे आप देखो दो मेन है, इसको मैं काट देती हूँ, इसको मैं काट देती हूँ, ये उतने ज़्यादा नहीं है। हार्मोन इम्बैलेंस मैंने कहा कई बार हो सकता है बट ये मोस्ट लाइकली रीज़न नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है। तो अब मेरे पास दो बचे, फर्टिलाइजेशन हो गया ओवम का और कॉर्पस बन गया, इन दोनों में से मैं कौन सा उठाऊं? तो बच्चे देखो जब फर्टिलाइजेशन हुआ है तभी तो ना कॉर्पस बना है। अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता यानी एग रिलीज ही नहीं होता तो कॉर्पस बनता ही नहीं। तो यहाँ पर मैं आपका मोस्ट लाइकली रीजन फिर दोनों में से कौन सा उठाऊं? ये, क्योंकि ये हो रहा है तभी ये हो रहा है, ये तो सेकंड प्रायोरिटी पे आया। ठीक है, तो पहला मुझे जब ऑप्शन मिल रहा है कि फर्टिलाइजेशन अगर ओवम का हो जाए तो यहाँ पर क्या होता है, एचसीजी हार्मोन बन जाता है। ठीक है, एचसीजी हार्मोन बन जाता है, फिर ये आपका क्या करता है, ये आपका बढ़ाता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को भी, और इसके अलावा फिर ये आपका कॉर्पस जो बनता है तो प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन को भी एनहांस करता है। ठीक है, तो एचसीजी ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन आपका 3rd मंथ में बनेगा और फिर ये एलएच प्रोजेस्टेरोन इनकी कंसंट्रेशन को भी क्या करेगा, एनहांस करेगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक होगी। तो मैं कौन सा उठाऊंगी? फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, नीचे आपको डायग्राम दिया हुआ है किसका, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगेन आपको यहाँ करेक्ट सेट जो है नाम का निकालना है और अगेन डायग्राम है तो मैं ऑप्शन में जाऊंगी। ठीक है, ऑप्शन में मैं जिसमें बिल्कुल श्योर हूँ, जैसे ये ट्यूब में मैं बिल्कुल श्योर हूँ, ये आपकी वासा डिफरेंस को दिखाया हुआ है, वासा डिफरेंस। अब मैं ऑप्शन में जाती हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा पर जाती नहीं, इसमें मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा डायग्राम में तो मैं डायग्राम में जाती नहीं, मैं जाती हूँ अपने ऑप्शंस पर। मैंने दो ऐसे ऑप्शन उठाने हैं जहाँ पर वासा डिफरेंस हो। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन में, कौन कौन से दिख रहे हैं मुझे ऑप्शन में, यहाँ पर मुझे वासा डिफरेंस दिख रहा है बी और सी में। तो ये मुझे पता चल गया कि ए तो वासा डिफरेंस है, बी भी दोनों में सेम है यानी बी भी समाइनल वेसिकल है। अब सी पे आ जाओ, सी या तो प्रोस्ट्रेट है या बल्बो यूरेथ्रल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या है,
ये है सी बच्चा, यहाँ पर आपका ये सी है। अब ये सी आपका या तो प्रोस्टेट है या बल्बोयूरेथ्रल है। बल्बोयूरेथ्रल आपको पता है किसके लिए है, म्यूकस के लिए, और वो मैंने आपको बताया था इस पेनिस में मिडवे में प्रेजेंट होएगी, पेनिस में प्रेजेंट होती है, इन्होंने यहाँ स्टार्टिंग में दिखा दिया। चलो पेनिस में प्रेजेंट होती है इतना तो हमें फिक्स है। तो ये फिर आपकी क्या हुई, ये प्रोस्टेट हुई, प्रोस्टेट हुई। और भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो जो बी दिखा रखी है पेयर में है, देखो एक यहाँ है एक यहाँ है। आपको पता है कि पेयर में सेमाइनल वेसिकल्स होती है, और प्रोस्टेट ये एक दे रखी है पूरी प्रोस्टेट, तो ये प्रोस्टेट आपकी सिंगल होती है ना, ये दे रखी है, ये नहीं, ये तो यूरिनरी ब्लैडर है, ये दे रखी है प्रोस्टेट, तो ये प्रोस्टेट पूरी एक सिंगल है। तो यहाँ पर मैं किस ऑप्शन को उठाऊंगी फिर, जहाँ ए वासा डिफरेंस हो, बी आपका सेमाइनल वेसिकल हो, और सी आपका प्रोस्टेट हो। तो ये ऑप्शन मुझे कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन मुझे ऑप्शन बी दिख रहा है, तो आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is the correct match of the event occurring during menstrual cycle? Menstrual cycle के टाइम पर कौन सा आपका करेक्ट इवेंट शो कर रहा है, चलिए देख लेते हैं। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन में LH FSH पीक पर होंगे, सही है, और शार्प फॉल हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन का। क्यों हो जाएगा भाई, ओव्यूलेशन आपका हो रहा है 14th डे पर। इसके साथ साथ यहाँ हम पढ़ते कि इस टाइम पर आपका मेंसेस हुई थी 5th डे तक, 5th 7th, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है एंडोमेट्रियम ब्रेक हुई थी। अब इसके बाद एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन चल रहा है, तो रीजनरेशन चल रहा है तो प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा होगा तभी तो यहाँ ग्रेजुअल इस तरह से बढ़ता रहता है प्रोजेस्टेरोन, और जब कॉर्पस बनता है तो वो इस तरह से आ जाता है, यही तो पढ़ा है आपने, कॉर्पस है तो वो ज़्यादा हो जाता है, बट यहाँ पर भी ग्रेजुअल बढ़ रहा है, क्योंकि आपका यहाँ फॉलिक्यूलर फेज में भी तो एंडोमेट्रियम की रीजनरेशन चल रही है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन की ये फॉल हो जाएगा, ये इसे मैं गलत करती हूँ, ठीक है। अब आते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज यानी कि 13th डे तक की बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद, यानी 5th 6th डे के बाद से 13th डे। तो यहाँ पर रैपिड रीजनरेशन होता है मायोमेट्रियम का, और मैचुरेशन होता है ग्राफियन का। ग्राफियन का मैचुरेशन हो रहा है, ये तो ठीक है फॉलिक्यूलर में, प्रोलिफरेटिव में, ठीक है। रीजनरेशन मायोमेट्रियम का नहीं, रीजनरेशन, मायोमेट्रियम तो टूटती ही नहीं है, रीजनरेट क्यों होएगी, यहाँ एंडोमेट्रियम आना चाहिए बच्चा। मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम पे तो कोई असर ही नहीं पड़ा, एंडोमेट्रियम आपका टूटती और बनती है, तो यहाँ पर आपका एंडोमेट्रियम आना था, ये भी मैं गलत करती हूँ। अब आते हैं तीसरे पर, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, तो ये सिक्रीटरी फेज में है, बिल्कुल सही, सिक्रीटरी या ल्यूटियल फेज में कह सकती हूँ, दोनों ही सही है, ठीक है। अब इसके बाद आपका यहाँ पर एंड इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल अगर कॉर्पस बन रहा है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी क्या होगा, हाई होगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। चलो लास्ट भी चेक कर लेते हैं। मेंस्ट्रुअल में मायोमेट्रियम टूटी, अगेन मायोमेट्रियम पे कोई फर्क नहीं, एंडोमेट्रियम आना चाहिए, तो लास्ट स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, रॉन्ग, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो पहली है नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के अंदर 40 ml ब्लड लॉस होता है, बिल्कुल सही है, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में अप्रोक्स 40 ml ब्लड आपका लॉस होता है। दूसरी है इजीली क्लॉट हो जाए, देखो क्लॉट तो होते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर, आपको ब्लड के क्लॉट्स मिलेंगे जब फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है इजीली क्लॉट, ये इजीली नहीं होता है, ठीक है। कई फीमेल्स में ये क्लॉट मिलते हैं और कईयों में नहीं मिलते हैं। अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो लगातार होते जा रहा है तो ये क्लॉट नहीं बनेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जो सर्विक्स है फीमेल में वो ब्लॉक हो जाता है, तो अगर वो ब्लॉक हो जाता है या फिर आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है टूटी हुई और बाकी सेल्स हैं, प्लस यहाँ पर फाइब्रिन वगैरह होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये सारे मिलकर क्लॉट बना लेते हैं और फिर वहाँ पर फ्लो जो है धीरे होता है। कईयों में होता है कि बहुत एक्सेसिव फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा जिनको फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर भी वो ज़्यादा फ्लो एक साथ ना हो
उस रीज़न से आपका क्या होता है, यहाँ पर क्लॉट की फॉर्मेशन होती है ताकि फ्लो धीरे 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 हो। तो यहाँ पर क्लॉट इजीली नहीं बन रहा है। नॉर्मली तो अगर हल्का मेंस्ट्रुअल है कि ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है तो वहाँ तो आपका क्लॉट बनेगा ही नहीं। रेगुलर फ्लो चलता रहे तो क्लॉट नहीं बनेगा। लेकिन अगर हैवी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, किसी को बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, तो वहाँ पर फ्लो एक साथ ना हो, इस वजह से बॉडी में आपका बन सकता है। या फिर बॉडी में आपका किसी रीजन की वजह से ब्लॉकेज हो गया, पैसेज जो है सर्विक्स का, तो वहाँ पर भी आपका ब्लड अगर कई देर तक रहेगा, टूटी हुई एंडोमेट्रियम ब्लड और ये सब आपके कंबाइन कर क्लॉट बना लेते हैं, जहाँ पर ब्लड जो है वो आपका थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का हो जाएगा क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, उतना ब्लैकिश नहीं, मतलब डार्क रेड आप कह सकते हो। तो नॉर्मल आपका रेड है तो वो फ्लो यानी लगातार हो रहा है, और थोड़ा डार्क हो जाता है यानी कि वो धीरे धीरे हो रहा है, तो क्लॉट बन सकते हैं बट ईजिली नहीं बनेंगे। तो एक बार इस स्टेटमेंट को मैं रख देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेनोपॉज में फीमेल में स्पेशली अब्रप्ट इंक्रीज होता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का। बिल्कुल होता है, मैंने आपको बताया था हॉट फ्लशेस होते हैं मेनोपॉज के टाइम पर। हॉट फ्लशेस की जो फेस है बहुत रेड हो जाएगा, बहुत इरिटेटेड हो जाती है फीमेल। तो वो हॉट फ्लशेस इन हार्मोन के अब्रप्ट इंक्रीज होने की वजह से ही आपका होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, मेनोपॉज के टाइम पर बच्चा आपका जो FSH है, एस्ट्रोजन है, इनके लेवल पर फर्क आता है। और क्या, ऊस्ट्रोजन तो जो है वो तो होता है कम, ऊस्ट्रोजन कम होता है, और ऊस्ट्रोजन कम होते ही यहाँ पर LH का सिक्रीशन एनहांस हो जाता है। इसके अलावा FSH भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं इनका अब्रप्ट इंक्रीज होता है, और इन्हीं इंक्रीज होने की वजह से आपको सिम्टम्स दिखते हैं, हॉट फ्लशेस जिसे हम कहते हैं, बहुत रेडनेस आ जाना, इरिटेट होना, ये सिम्टम्स दिखेंगे, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाना। तो ये तो आपका सही है, ये भी आपका सही है। अब द बिगिनिंग ऑफ साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्च। बिल्कुल सही, बिगिनिंग को मेनार्च कहते हैं, और जब स्टॉप होता है 45 एज पर तो उसे मेनोपॉज कहते हैं। तो ये भी सही है। तो हम इसी को आपका इनकरेक्ट पूछे ना, इसी को इनकरेक्ट मानेंगे, क्योंकि यहाँ कैन ईजिली नहीं आना चाहिए। वो कभी कभी किसी किसी में होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में वो क्लॉट जो है वो फॉर्म हो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमन प्रिवेंट डेजिकेशन इन एम्ब्रियो। तो ये आपके टेस्ट में भी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। डेजिकेशन की वहाँ पर वाटर लॉस ना हो तो एमनियोन आपका आएगा, क्योंकि एमनियोन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और यही लेयर आपके एम्ब्रियो के सबसे पास होती है। एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के आउटर मोस्ट आपकी क्या है, एमनियोटिक कैविटी, जहाँ फ्लूइड भरा हुआ होता है, और इस फ्लूइड के आसपास ही बच्चा डेवलप, इसके अंदर ही बच्चा डेवलप हो रहा है। तो ये एमनियोन कैविटी जहाँ एमनियोटिक फ्लूइड होगा। देन एलेंटॉइस और यॉर्क मैं आपको बता चुकी हूँ, ये स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन देता है, और एलेंटॉइस स्टार्टिंग में किडनी की तरह एक्ट करता है, यानी कि N2 वेस्ट रिमूव करने का। बट ये दोनों ही आपके कुछ टाइम तक वर्क करते हैं, क्योंकि जैसे ही प्लेसेंटा बनता है ये आपका वर्क वेस्ट को एक्सचेंज कराना और न्यूट्रिशन का एक्सचेंज कराना, ये दोनों ही काम कौन करता है, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जब तक पूरी तरह फॉर्म नहीं हुआ है तब तक ये दोनों एक्टिव रहेंगे, उसके बाद प्लेसेंटा वर्क करेगा। तो ह्यूमन में ये दोनों ही आपके जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है ये रिड्यूस्ड है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी रिड्यूस्ड है, तो एलेंटॉइस और यॉर्क। और कोरियोन आपका एक्ट करता है किसकी तरह, एम्ब्रियोनिक लीवर की तरह, कि आपका ऑर्गन फॉर्म तो नहीं होता है, तो स्टार्टिंग फेज में आपका लीवर की तरह एक्ट कर रहा है टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को खत्म करने में। ठीक है, और ये कोरियोन ही है आपका जो प्लेसेंटा फॉर्म भी करता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कौन सी लेयर आपकी प्लेसेंटा फॉर्म करने में इन्वॉल्व है, तो कोरियोन लेयर आपकी प्लेसेंटा फॉर्म करने में इन्वॉल्व है। नाउ द नेक्स्ट इज एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मेल जर्म सेल डिफ्रेंशिएट इनटू। पहली चीज तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन आपको बताया है, चाहे oogenesis हो चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आपके प्राइमरी में ही होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और अगर आपका oogenesis है तो प्राइमरी oocyte हो जाएगा। ठीक है,
इन्हीं में आपका यहाँ पर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है। और सबको पता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट होकर क्या बना रहा है ये आपके मेल जर्म सेल डिफ्रेंशिएट होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। एक मिनट, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यानी मियोसिस 1 की तो बात कर रहे हैं ना, 1 मियोटिक डिवीजन तो नहीं पूछा कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हम दोनों कंसिडर करें। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में आपका बिल्कुल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ही बनेंगे, ठीक है। तो हम इसी को ले लेते हैं, ए को लेते हैं, ठीक है। ए इज योर राइट आंसर। स्पर्मेटोगोनिया तो आपका जर्म सेल को कह रहे, तो ये तो वैसे भी फर्स्ट पहले आना चाहिए, स्पर्मेटोगोनिया उसके बाद आपका स्पर्मेटोसाइट आएगा। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। प्राइमरी स्पर्मेटो में तो ये बोल ही रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में तो यहाँ बोल ही दिया, पहला मियोटिक डिवीजन होने के बाद पूछा है, तो इसमें तो पहला मियोटिक डिवीजन होगा, तो ये भी गलत है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज योर राइट आंसर। Then which part of ovary in mammals act as endocrine gland after ovulation? Ovulation यानी एग रिलीज हो गया, एग रिलीज होने के बाद बचा आपका क्या, कॉर्पस। तो एग रिलीज हुआ है ग्राफियन से फिर निकलेगा बचेगा कॉर्पस। तो यहाँ पर बच्चा ऑप्शन देखो, ओवरी के अंदर स्ट्रोमा, ये तो बिल्कुल भी आपका एंडोक्राइन की तरह काम नहीं करता है। एग की लेयर विट्टेलाइन मेम्ब्रेन, ये भी नहीं करती है। जर्माइनल एपिथेलियम भी नहीं। तो हम ये लेंगे, ओव्यूलेशन के बाद ये ग्राफियन चेंज हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, और ये आपका जो है टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कौन सा आपका ओवरी में मैमल्स में वो एंडोक्राइन की तरह एक्ट कर रहा है, देन इट इज योर ग्राफियन फॉलिकल। सो ये 40 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। कितने रह गए, 4 रह गए हैं। आपके होमवर्क भी तो लोगे कुछ, है ना। एक दो और बता दो। बार्थोलिन ग्लैंड सिचुएटेड होती है कहाँ पर, बार्थोलिन ग्लैंड आपका फीमेल में हम बात करते हैं, फीमेल में बात करते हैं, और मेल में इसी को हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो बार्थोलिन फीमेल में ऑन ईदर साइड ऑफ वजाइना, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ओव्यूलेशन इन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओव्यूलेशन कब हो रहा है, ये भी बहुत सिंपल है। ओव्यूलेशन 14th डे पे हुआ है। अब आपको यहाँ देखना मिड सिक्रीटरी फेज तो इसके बाद आता है, तो ये ऑप्शन गलत। जस्ट बिफोर एंड ऑफ सिक्रीटरी के एंड पर पूछा है, यानी कि सिक्रीटरी का एंड तो 28-29 है, ये भी गलत। एट द बिगनिंग ऑफ प्रोलिफरेटिव शुरू हो जाता है मेंस्ट्रुअल के बाद, और मेंस्ट्रुअल 5 दिन तक रहेगा, उसके बाद शुरुआत होती है यहाँ पर 6-7 हम प्रोलिफरेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोलिफरेटिव के बिगनिंग में, गलत, बिगनिंग में थोड़ी आपका यहाँ पर ओव्यूलेशन हुआ है। एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव, तो यहाँ पर प्रोलिफरेटिव आपका खत्म होता है 13वें दिन पर, 13वें दिन पर ग्राफियन बन जाएगा। तो ओव्यूलेशन ग्राफियन के बाद ही तो होगा, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, प्रोलिफरेटिव के एंड पर। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। देन आपका ग्रे क्रीजेंट जो है एरिया है क्या, ग्रे क्रीजेंट मैंने आपको बताया था बच्चे, ये आपका एरिया होता है जस्ट ऑपोजिट द साइड ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। तो ये आपका ओवम है, यहाँ स्पर्म एंट्री कर रहा है, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर जो आपका एग में ऊ प्लाज्मा होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेलेनिन पिगमेंट होता है, बहुत ज़्यादा डार्क आपको दिखता है। तो यही डार्क एरिया आपका ग्रे क्रीजेंट कहलाता है। तो ग्रे क्रीजेंट ऑपोजिट है मेल एंट्री के, मेल जिससे एंटर हो रहा है जिस पॉइंट से, उसके जस्ट ऑपोजिट आपका ये डार्क एरिया होगा जहाँ मेलेनिन पिगमेंट का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होगा, और ये सिग्नल की तरह एक्ट करता है कि ग्रे क्रीजेंट के ऑपोजिट ही हमेशा स्पर्म एंट्री होगी। तो स्पर्म एंट्री के लिए ये ग्रे क्रीजेंट एज अ सिग्नल वर्क कर रहा है।
इफ मैमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली। अगर ये ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता तो यहाँ पर आपका क्या चीज़ होगी। चलो एक तो क्वेश्चन जो है होमवर्क में ले लो, ये आपका होमवर्क है। आपको बताना है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इनमें से क्या अनलाइकली हो सकता है। कॉर्पस ल्यूटियम विल डिसइंटीग्रेट, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। एस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर डिक्रीजेस, कि एस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर और डिक्रीज हो जाएगी। प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन रैपिडली डिक्लाइन हो जाएगी। देखो यहाँ अनलाइकली है कि नहीं होगा, अनलाइकली इनमें से नहीं होना चाहिए। अगर ओवम आपका फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो अनफर्टिलाइज बाहर निकलेगा बॉडी के, और फिर से आपका फर्टिलाइज नहीं होता तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन एस्ट्रोजन सिक्रीशन जो है फर्दर डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होगी एस्ट्रोजन की। ठीक है, तो ये आंसर आपका होमवर्क है, आपको इस पे सोचना है और आंसर बताना है मुझे। ठीक है, वैसे इसमें आपका एस्ट्रोजन की सिक्रीशन फर्दर डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, एक दो होमवर्क तो करोगे, इस पे दिमाग लगाना। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे बच्चा, थैंक यू सो मच।